15 जून 2020। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो रात है जिसने भारत चीन संबंधों की जो दिशा थी उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो उस रात की कहानी परत दर परत खोलती हैं, और आज हम इन्हीं के आधार पर गलवान घाटी संघर्ष की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस एक घटना ने उसने भारत की सोच, उसकी रणनीति और भविष्य को कैसे बदल दिया। और ये पड़ताल बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि गलवान कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी। जैसा कि ये स्लाइड्स भी दिखाती हैं, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था, और भारत की प्रतिक्रिया ने ये तय कर दिया कि अब पुराने नियम वो अब लागू नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस मिशन से, वो मिशन जो कागज पर तो बहुत सीधा साधा लग रहा था। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर गए थे। मकसद सिर्फ ये देखना था कि चीनी सैनिक समझौते के हिसाब से पीछे हटे हैं या नहीं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो मिला वो धोखा था। चीनी सेना, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पीछे हटने के बजाय घात लगाकर बैठी थी। ये स्लाइड्स बहुत साफ तौर पर एक पूर्व नियोजित हमले की ओर इशारा करती हैं। मतलब बातचीत की मेज पर कुछ और जमीन पर हकीकत कुछ और। ये तो विश्वासघात का एक क्लासिक मामला था। और जिन हालातों में ये लड़ाई हुई वो तो कल्पना से भी परे हैं। शून्य से भी कम तापमान, 14,000 फीट की ऊंचाई और घना अंधेरा, और ये सब कुछ 6 घंटे तक चला। हाँ, और हमें ये भी समझना होगा कि 1996 का एक समझौता था जिसके तहत सीमा पर गोली चलाने की मनाही थी। चीन ने इस नियम का फायदा उठाया, लेकिन एक बहुत ही बर्बर तरीके से। उनके सैनिक कील लगे डंडों, लोहे की छड़ों और पत्थरों से लैस थे। सोचिए, जब आप गोली नहीं चला सकते तो लड़ाई ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा क्रूर हो जाती है। ये सेनाओं का तरीका नहीं था, ये तो गैंग्स का तरीका था। और इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने जो किया वो असाधारण था। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भी तबाह कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे जवान किस मिट्टी के बने हैं। और इसी लड़ाई के बाद चीन का एक और चेहरा सामने आया, प्रोपेगेंडा का चेहरा। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ 4? सिर्फ 4। ये तो सच से बहुत दूर लगता है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्लाइड है वो द क्लैक्सन रिपोर्ट का जिक्र करती है। ये एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक उस रात चीनी सैनिकों में भगदड़ मच गई थी। अंधेरे में कम से कम 38 चीनी सैनिक तेज और बर्फीली गलवान नदी में गिरकर बह गए। तो असल नुकसान कहीं ज्यादा था, जिसे चीन आज तक छुपा रहा है। तो ये सिर्फ जमीन पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये सूचना की भी लड़ाई थी। चीन अपनी एक इनविंसिबल यानी कभी न हारने वाली छवि बनाए रखना चाहता था। हाँ, चाहे जमीनी हकीकत कुछ भी हो। और ये उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। जानकारी को कंट्रोल करो, सच्चाई को दबाओ और अपनी ताकत का एक भ्रम बनाए रखो। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक जगह इतनी अहम क्यों हो गई। मतलब क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो नक्शे पर साफ नहीं दिखता? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, ये जगह जिसे गलवान और श्योक नदी के संगम पर वाई जंक्शन भी कहते हैं, वो अपने आप में उतनी अहम नहीं है जितना कि वो इलाका जिस पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। ये अक्साई चीन के बेहद करीब है, जो चीन के अवैध कब्जे वाला भारतीय क्षेत्र है। लेकिन चीन की जो असली बेचैनी थी उसकी वजह एक सड़क है। सड़क? कौन सी सड़क? DSDBO रोड, यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क। ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क भारत के लिए एक गेम चेंजर है। ये लद्दाख से हमारी सेना को उत्तरी सीमा पर मौजूद दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक हर मौसम में पहुंचाती है। चीन को डर था कि इस सड़क से भारत अक्साई चीन में उसकी गतिविधियों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अच्छा, तो चीन का प्लान ये था कि वो गलवान घाटी में बैठकर इस सड़क पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर भारत की सप्लाई लाइन काट दे। वो तो एक हिस्सा था, लेकिन असल में वो एक बड़ा संदेश दे रहे थे। वो भारत को ये बता रहे थे कि आप अपने ही क्षेत्र में हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं बना सकते। ये सिर्फ जमीन का नहीं, ये प्रभुत्व का खेल था। इसी को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। ये सिर्फ जमीन हड़पने के बारे में नहीं है, इसका असली मकसद है विरोधी को मनोवैज्ञानिक रूप से थका देना,
हर साल कुछ इंच आगे बढ़ना। छोटे छोटे उल्लंघन करना। हाँ, जब तक कि दूसरा पक्ष विरोध करना ही बंद न कर दे। ये एक धीमा जहर है और गलवान में भारत ने तय किया कि वो इसे और नहीं पिएगा। तो इस धोखे और आक्रामकता के बाद भारत चुप तो नहीं बैठा होगा। जाहिर है एक मजबूत जवाब दिया गया होगा। जवाब दिया गया और हर मोर्चे पर दिया गया। सैन्य स्तर पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया। इसका पहला सिद्धांत था मिरर डिप्लॉयमेंट, मतलब चीन ने सीमा पर जितने सैनिक खड़े किए, भारत ने ठीक उतने ही सामने तैनात कर दिए। बिल्कुल, संदेश साफ था, हम यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन सिर्फ बराबरी पर सैनिक तैनात करना ही काफी नहीं रहा होगा। नहीं, और इसीलिए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन में पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर कैलाश रेंज की सामरिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा। अब भारतीय सेना ऊंचाई पर थी और चीनी ठिकाने हमारी नजरों के ठीक नीचे। इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया और चीन पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना। और जहां तक मुझे याद है उस वक्त लद्दाख में बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती भी हुई थी। हाँ, T-90 भीष्म टैंकों को उस ऊंचाई पर तैनात करना कोई छोटी बात नहीं थी। ये टैंक मैदानी इलाकों के लिए बने हैं। इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करना, ये भारतीय सेना की इंजीनियरिंग क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। इसने चीन को दिखाया कि भारत की तैयारी सिर्फ सैनिकों की संख्या तक सीमित नहीं है, हमारी तकनीकी क्षमता भी आपसे लड़ने के लिए तैयार है। 68,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक, तोपें, पूरा लद्दाख एक तरह से किले में तब्दील हो गया था। ये तो हुआ सैन्य जवाब। लेकिन आज की दुनिया में लड़ाइयां सिर्फ सीमा पर तो नहीं लड़ी जाती, आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ हुआ था, है ना? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। भारत ने एक डिजिटल स्ट्राइक की। टिकटॉक, पबजी समेत 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। अब देखिए, ऊपरी तौर पर ये सिर्फ कुछ ऐप्स पर पाबंदी लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अपनी डेटा संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। डेटा संप्रभुता, इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये है कि भारतीय नागरिकों का डेटा भारत की संपत्ति है और किसी भी देश, खासकर चीन जैसी ताकत को इसकी निगरानी या इसका इस्तेमाल करने का हक नहीं है। ये एक साफ संदेश था कि हम अपनी डिजिटल सीमाओं की भी रक्षा करेंगे और इसी के साथ चीन से आने वाले निवेश के नियम भी सख्त कर दिए गए। और इन सब के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का नारा भी बुलंद हुआ। बिल्कुल, भारत ने चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता, खासकर दवाइयों के कच्चे माल जिसे APIs कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस निर्भरता को कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी योजनाएं शुरू की। कुल मिलाकर भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, बिजनेस एज यूजुअल अब संभव नहीं है। मतलब सीमा पर तनाव के साथ आर्थिक संबंध सामान्य नहीं रह सकते। सही बात। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। तस्वीर यह है कि गलवान एक दर्दनाक घटना जरूर थी, लेकिन उसने भारत को भविष्य के लिए जगा दिया। उसने जगाया भी और मजबूर भी किया। अब भारत की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव दिख रहा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। BRO यानी सीमा सड़क संगठन अब रिकॉर्ड रफ्तार से लद्दाख और अरुणाचल में पुल, सड़कें और सुरंगें बना रहा है। सेला टनल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसका रणनीतिक संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है, जैसा कि हमारी एक स्लाइड में भी लिखा है। भारत अब अपनी सीमा पर निर्माण करने से किसी से पूछेगा नहीं और न ही किसी के दबाव में रुकेगा। हम अपने क्षेत्र में अपनी जरूरत के हिसाब से विकास करेंगे। बिल्कुल। और हथियारों के आधुनिकीकरण का क्या? वहां भी एक बड़ा बदलाव है। अब हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से बना रहे हैं, जैसे जोरावर लाइट टैंक। ये खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ों के लिए बनाया गया है। ये भारी टैंकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन, निगरानी उपकरण और सैनिकों के लिए SIG 716 जैसी आधुनिक राइफलें। मतलब तैयारी अब हर स्तर पर है। तो सैन्य तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा क्या कूटनीति के स्तर पर भी कोई बड़ा बदलाव आया है? सबसे बड़ा बदलाव वहीं आया है। भारत की विदेश नीति अब प्रबंधित शांति या मैनेज ट्रैंक्विलिटी के दौर से बाहर आ चुकी है। पहले हम मानते थे कि चीन के साथ सीमा पर शांति बनाए रखी जा सकती है, भले ही सीमा विवाद बना रहे। गलवान ने उस भ्रम को तोड़ दिया। तो अब नई नीति क्या है? नई नीति है सशस्त्र सह अस्तित्व, जिसे आर्म्ड को एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, या कह लीजिए शांति के लिए शक्ति।
इसका मतलब है कि सीमा पर शांति तभी मानी जाएगी जब चीन अप्रैल 2020 की स्थिति पर वापस लौटेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, भारतीय सेना पूरी ताकत से तैनात रहेगी। और इसी रणनीति के तहत भारत अब क्वाड जैसे समूहों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। ये चीन को एक भू राजनीतिक संदेश है कि भारत अकेला नहीं है। तो कुल मिलाकर गलवान संघर्ष एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और इसने एक पुरानी कहावत को फिर से सच साबित कर दिया है कि शांति की स्थापना केवल शक्ति के माध्यम से ही संभव है। जब आपका विरोधी आपकी ताकत का सम्मान करता है, तभी वो शांति के लिए तैयार होता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। गलवान ने दिखाया कि कैसे दशकों पुराने समझौते और भरोसे को एक रात में तोड़ा जा सकता है। ऐसे में आज की इस अनिश्चित दुनिया में विश्वास पर आधारित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कूटनीति के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? उन 20 बहादुरों की याद हमेशा रहेगी जिन्होंने उस रात देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद।